हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग एटलीस्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये आपका सेकंड सेट है, ठीक है। और हम लोग का एक सेट जो रहता है 20 क्वेश्चंस का रहता है। पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। आप देख सकते हैं कि हमारा सीटेट में ऐसे ही स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को पढ़ना जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में लोग किए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। तो भाई हमारा स्टेटमेंट कौन सा जो है सही है, इसमें बोला कौन सा गलत स्टेटमेंट है। अगर हम सही से देखें तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है ना कि लोकतंत्र क्या होता है कि अगर कोई भी सरकार जो है कुछ गलत डिसीजन लेता है या कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो लोगों को लगता है कि हमारे हित में नहीं है, तो वो जो है सरकार से प्रश्न उठा सकता है और उसके खिलाफ जो है विरोध भी कर सकता है, विरोध प्रदर्शन भी होता है, रैलियाँ निकाली जाती है, ठीक है ना। तो आंसर ये भी आपका पहला दूसरा तो सही है। तीसरा बोल रहा है कि अब जैसे कि चुनाव हुआ था, तो चुनाव में किसी को लोग जबरदस्ती जो है किसी पे भी वोट डालने के लिए वो विवश नहीं किया गया था। वो जो है अपनी पसंद से जो है अपना नेता चुने हैं, वो जिसे चाहते थे उसे जाके वोट दिए और इस तरीके से उन्होंने अपने नेता खुद चुने हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। और तीसरा देखिए, तो लोकतंत्र में नागरिकों की कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको कुछ लगता है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी बात जो है ना सरकार तक भी पहुंचा सकते हैं। तो ये भाई ये भी ऑप्शन सही है। तो अगर देखा जाए तो तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो गलत है कि केवल एक साथ क्या मोदी जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, तो ऐसा नहीं होता है। ये राजतंत्र में होता है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा राजा जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है, लेकिन उसके फैसले पे, उसके डिसीजन पे कोई भी जो है सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन जो है हमारे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। अगर लोकतंत्र में ऐसा होता है तो अगर ये कोई डिसीजन लेगा सरकार, तो उसे सवाल जवाब जो है देना पड़ता है, लोगों का जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला ऑप्शन जो है ये गलत स्टेटमेंट है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, भूमि उपयोग से आज से भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपने अस्थाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है और बी सही है, और ए और बी दोनों सही है। यहाँ क्या बोल रहा है आपका, ठीक है। इसमें हमारा आंसर जो है आंसर ई को करेक्ट आंसर किया है। ए और बी दोनों गलत है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहा से आशय भूमि का केवल कृषि, देखिए यहाँ पे बोल रहा केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, ऐसा तो नहीं है ना। आपको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, है ना। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो हम कह सकते हैं गलत है। दूसरा बोल रहा भूमि उपयोग मुख्यतः अपने अस्थाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत है। पहला दूसरा दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए हम कहते हैं दोनों स्टेटमेंट इसका गलत है। आंसर ई जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 ईस्वी के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था। तो आंसर जो है आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करने, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने और कालीकट के विद्रोही को दंड देना। तो देखिए ये जो है ना 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। तो उसका कारण ये था कि इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाना, ठीक है। ये सूती कपड़ों पर जो है पाबंदी लगाने के लिए। तो आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण,
पुनर्जागरण महासंघ व्यापारिक। तो भाई इसको हम लोग कहते हैं औपनिवेशीकरण कहते हैं। कैसे हम लोग कह सकते हैं, जब एक देश पर, यानी जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे देश पे किसका दबदबा था? ब्रिटिश वालों का था। उनकी राजनीतिक चल रही थी, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक का बदलाव हो रहा था। तो हम कह सकते हैं इसको औपनिवेशीकरण कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 34, 33, 31, 30। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 34 होती है। ठीक है, 34 होता है न्यायाधीश की संख्या। नेक्स्ट है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है? गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी। तो भाई हम लोग संघवाद देखे थे ना, संघवाद हम लोग सिविक्स में ये डिस्कस किए हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक से अधिक मतलब कि ज़्यादा स्तर की जो सरकार होता है, ये कैसे, कितना स्तर पे सरकार चलता है? 3 स्तर पे सरकार चलता है ना, तो एक से ज़्यादा हुआ तो इसको हम लोग संघवाद कहते हैं। अब 3 स्तर पे कैसे? तो एक स्थानीय होता है, एक राज्य होता है और एक केंद्र सरकार होता है। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर। केंद्र स्तर में मोदी बैठा हुआ है, राज्य स्तर में आप लोग का हर एक राज्य में जो आपका सीएम राज कर रहा है। स्थानीय स्तर मतलब क्या हो गया? राज्य के अंदर जो आपका प्रखंड सब हो गया, हर एक जिला ये सब में जो होती है, तो वो हमारा राज्य स्थानीय स्तर हो गया, पंचायत हो गया। ठीक है ना, तो ये जो हो गया आपका स्थानीय स्तर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्ष्य नहीं है? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है। ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। तो देखिए इसमें बोल रहा कौन सा लक्षण सही नहीं है। तो हम लोग ये जब चैप्टर डिस्कस किए थे तो अच्छे से पढ़े थे इसमें कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। और यहाँ पे ना कोयला और लौह अयस्क की खनिज भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रचुर मतलब कि यहाँ उपलब्ध है। लेकिन ये जो है ना, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है प्रायद्वीप पठार के बारे में। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा, वासवदत्ता द्वारा और एकनाथ द्वारा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुज द्वारा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, रामानुज द्वारा। तो हम आपको बता दें ये सब क्वेश्चन जो है हमें क्लास 8 में जो है ये सब चैप्टर में देखने को मिलेगा और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी हम लोग जो है चैप्टर डिस्कशन में क्लास 7 का चैप्टर 5 कंप्लीट किए हुए हैं, 6 करने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्लास 7 कंप्लीट होने के बाद क्लास 8 को स्टार्ट करेंगे। वहाँ हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन जो रहता है सीटेट में देखने को मिलता है, जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? देखिए राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन है, पहला देखिए मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल को जल्दी बताइए नियुक्त कौन करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री करता है या भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षा को बल देना चाहिए। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो क्वेश्चन क्या बोला? भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं को में विकसित करने हेतु शिक्षा को बल देना चाहिए। किस पे बातें करना चाहिए? कि हालिया भूकंप घटना पर चर्चा, जो मतलब हालिया मतलब जो हो चुका है घटना उस पर चर्चा करें, या भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करें, या भूकंप के प्रकार के बारे में जानें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि भूकंप के समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से सावधानी को बरतनी चाहिए, इन चीज़ों पर बात करना ज़्यादा आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? पहला, चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। नेक्स्ट, अध्यापक को विश्वास
तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अगर हम देखें तो तीसरा क्या बोलता है कि समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी और वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। चौथा है चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देती है। नकार देना चाहिए, ठीक है, ये तो गलत है भाई, हम किसी को नकार नहीं सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान, ये हमारा जो है पेडालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए पेडालॉजी का क्वेश्चन है। अगर हम देखें, ठीक है, चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो पहले इसको हम लोग काट दिए। फिर समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों को अपने वैचारिक क्षमता प्रभावित विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है, ठीक है। चलिए इसको तीसरा क्या देखते हैं, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ये तो भाई बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर पहला देखें तो क्या बोल रहा है कि चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पॉजिटिव ये है, ठीक है, कि अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण जो है करना चाहिए। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चुनाव के दौरान उसमें विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझाने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया है सेकेंड पे, ठीक है। पहला है न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। दूसरा है प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी संवैधानिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। राजनीतिक पार्टियों को लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना। विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, हमारा आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। आंसर बी में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता है और उसके संवैधानिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, यानी हर एक पार्टी का क्या क्या है उसके बारे में विश्लेषण करना। आंसर बी जो रहेगा ना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। तो क्या पूछना पसंद करेंगे, तो मैं ही ना कहेंगे कि भाई अलग अलग पार्टी है तो उसकी क्या क्या नीति है, वो किस और वो क्या क्या करना चाहता है, हम उसी के बारे में ना ज़्यादा पूछेंगे। तो आंसर बी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करने की क्या ज़रूरत है। विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना, ये भी इससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। और इसी तरह बोल रहा है आपका पहला कि न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के तर्कों को विश्लेषण करना। तो विश्लेषण क्यों करें, हमने डायरेक्ट पार्टियों से ये पूछेंगे भाई कि आपकी नीति क्या है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला, अध्यापक को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए और उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सके। टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तो देखिए क्या करना चाहिए, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उससे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पैडालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, कि अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उप समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है बड़े व्यापारिक घरानों पर, कंपनी क्षेत्र पर, चैनल की लोकप्रियता पर और दर्शकों की मांग पर। तो चैनल की लोकप्रियता पर होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह
समूह में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विविध स्रोत प्रदान करें, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। अगर हम यहाँ पे देखें तो सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी साथ में सब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, डिस्कशन। देखिए चर्चा जो रहता है ये आपका एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है, ठीक है, चर्चा करवाना ये जो होता है पॉजिटिव कीवर्ड होता है, डिस्कशन कराना, ठीक है ना, ये पॉजिटिव कीवर्ड होता है। प्रदान करें, यह परियोजना को करने के लिए विभिन्न स्रोत का प्रदान करें या काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करिए, यानी व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। ये भी तीनों आपका व्यक्तिगत, कभी भी जब हम लोग सामूहिक बात करेंगे तो व्यक्तिगत का नहीं होगा, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। ये एक आनंददायी मूल्यांकन का देखिए हम आपको थोड़ा सा बता दें कि हाँ कभी मतलब पैरालॉजी का जो क्वेश्चन होता है ना, जब आप चारों स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो आपको लगभग ना लगेगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, तो इसलिए जो है एक बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, इससे जो है आपको जो सही आंसर रहेगा ना वहाँ तो पहुँचने में मदद मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप बहुत ही ईजिली कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, जो कि अगर आप एक बार दो बार अगर देख लेते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वहाँ से आपको बहुत ही मतलब कि सहायता मिलेगा, और ऐसे तो आपको चैप्टर तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। ये एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। ये अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ये पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। ये शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता को सुधार करना, ये तो कोई ये नहीं है कि हम पढ़ा रहे और उसका क्या कह रहे आर्ट पे ध्यान दें, या पाठ्य पुस्तक में दर्शाएगी विभिन्न आनंद लेने का माध्यम क्या है, यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं, ठीक है, तो हमारा क्या कारण है कि अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। यानी बच्चे जो है ना, छोटे बच्चों में देखते हैं ना, उसके बुक में देखते चित्र होता है, तो कभी कभी वो नहीं भी पढ़ेंगे ना तो चित्र देख के ही समझ जाएंगे, देखो इसमें ये हो रहा है, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। हम लोग चित्रों को देखकर जो है बहुत ही आसानी तरीके से अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर हम अपना प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है ना कि अपनी अवधारणा को और व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का, यानी प्रेजेंटेशन करने का जो भी हम देख रहे हैं उससे हमें अवसर प्रदान होता है, तो हमारा आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। पहला, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुर्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। दूसरा, अतिशय संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। हर तरह का अंतर असामान, क्या क्या सही है, ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी और आपका ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखें ये चीज़ को, हर एक तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। हर एक तरह का अंतर असमानता की तरफ कैसे लेके जाएगा, असमानता मतलब होता है कि आप जैसे स्कूल में जो है कोई गरीब बच्चा कोई अमीर बच्चा है, ठीक है, अगर वो दोनों के साथ भेदभाव हो रहा है तो ये असमानता हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसका खान पान अलग है, कोई अमीर है उसका खान पान अलग है, ये भी तो एक तरह का अंतर है, तो ये असमान नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, ये असमानता नहीं कहलाता है। तो हर तरह का जो अंतर होता है असमानता नहीं कहलाता है, ठीक है। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनना, ये भी सही है। और अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े मुर्दों को संबोधित करना, तो हमारे तीनों अगर देखें ना तो तीनों पॉजिटिव है, और ऐसे भी हमें सिर्फ एक ही नेगेटिव निकालने बोला था, तो हमारा डी जो है वो सही नहीं है, तो ए बी सी सही है, तो आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। एक रूप समशील दृष्टिकोण की केंद्र करने के लिए, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी क्षमा दूरदर्शियों होने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, ये समझने के लिए कि मुर्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, विवेचनात्मक होना इसलिए सीखना चाहिए कि बिल्कुल सही है, जब हम किसी भी चीज़ को खुद की ज़िंदगी से जोड़ के मतलब जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये सबसे मतलब कि सटीक तरीका होता है किसी भी चीज़ों को जानने के लिए, तो हमारा आंसर जो रहेगा डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE
1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? पहला, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। अगर हम बोले मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए, या लड़के और लड़कियों की शिक्षा, या विकलांग बच्चों की विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनपीई जो है ये बताता है एकीकृत कार्यक्रम है, तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, तो हमारा आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आज का क्लास जो है हम लोग पूरे 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और क्वेश्चन जो रहता है ना आपका एसएसटी का बहुत लंबा लंबा रहता है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमें सीटेट में देखने को मिलता है भाई, बहुत ही कम ही। हमको लगता है 60 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो रहेगा ना बिल्कुल छोटा छोटा देखने को मिलेगा। उसके अलावा अधिकतर क्वेश्चन आपको जो रहता है ऐसे ही लंबे चौड़े देखने को मिलते हैं। तो हम आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी जो है क्वेश्चन इजी भी आ जाता है बहुत, कभी कभी आपको इस तरीके से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोई कहा नहीं जा सकता भाई, क्योंकि इस चीज़ को कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास अभी तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। हमें चैप्टर भी करना है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्लास 7 का चैप्टर 7 हिस्ट्री का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।